से मिलर निर्देशांक जो सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंतर्गत आता है, और फिर ये मिलर निर्देशांक की जानकारी आपको फिर आगे के क्लास में अर्थात बीएससी में फिर करने को रहता है। मिलर निर्देशांक आज आप सॉलिड स्टेट के अंतर्गत जान सकेंगे। तो मिलर निर्देशांक क्या है, मैं सबसे पहले इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। इसके बाद प्राचाल इकाई सेल में जो होते हैं पैरामीटर, उससे संबंधित भी जानकारी दूंगा, और 7 क्रिस्टल सिस्टम और फिर ब्रेविस क्रिस्टल के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको जानना है मिलर निर्देशांक क्या है। तो आप जानते हैं निर्देशांक की सहायता से हम ज्ञात करते हैं तल में किसी बिंदु के पोजीशन को। आज हम इस निर्देशांक की सहायता से ज्ञात करेंगे कि क्रिस्टल के तल का जो दिशा विन्यास होता है, डायरेक्शन जो तल के होते हैं, क्रिस्टलीय तल की जो दिशाएं होती है, उस दिशा को सरल संख्या द्वारा, सिंपल नंबर द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ये सिंपल नंबर ही कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट होते हैं। आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्र चर को निर्देशांक के रूप में जाना जाता है मैथमेटिक्स की भाषा में। तो यहां आपको जानना है इंडिसेस है, यह वैसा निर्देशांक है जो सरल संख्या द्वारा इंडिकेट होगा। और यह किसको इंडिकेट करेगा, तो क्रिस्टल के तल के दिशा के विन्यास को। तो परिभाषा मिलर निर्देशांक का आपको जानना चाहिए कि किसी क्रिस्टल के तल के दिशा विन्यास को सरल संख्या द्वारा निरूपित की जाती है, जिसे मिलर निर्देशांक कहते हैं। मिलर इंडिसेस indicates by simple number which refers the direction of a crystal plane। क्रिस्टल के प्लेन के डायरेक्शन को एक सिंपल नंबर के द्वारा इंडिकेट करेंगे। तो एक्स वाई जेड किसी भी क्रिस्टल में ये दिशा को बताने के लिए ये एक्स, वाई और ये जेड, एक्स की दिशा में, वाई की दिशा में और जेड की दिशा में। जब हम यूनिट सेल की कल्पना करते हैं, किसी भी सेल का जो निर्माण होता है, इसमें जो इकाई सेल होते हैं, ये एक एक्स अक्ष से इसको वाई अक्ष से इसको जेड अक्ष से निरूपित किया गया, यह मूल बिंदु। इकाई सेल में एकक कोष्ठिका में जो क्रिस्टल के तल बनते हैं,
उसकी जो दिशा होती है उस दिशा को निर्धारित करने के लिए जिस सरल संख्या का उपयोग किया जाएगा। अब ये सरल संख्या क्या होगी, तो हम तीनों दिशा में इंटरसेप्ट्स निकालेंगे, अवरोध निकालेंगे, अंतःखंड निकलेगा x की दिशा में, y की दिशा में और z की दिशा में, जिससे प्लेन का निर्माण होता है। ये प्लेन का निर्माण किया, इसी से इंटरसेप्ट्स निकलता है। तो यहां से O से A एक इंटरसेप्ट्स है, O से B दूसरा इंटरसेप्ट्स है और O से C तीसरा इंटरसेप्ट्स है। इंटरसेप्ट्स का मतलब हो गया लाइन को बीच में जहां से काटता है, जिसको हम अंतःखंड कहते हैं। आंतरिक रूप से अब ये अंतःखंड जो बन रहा है, जो इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं, जो इसमें अवरोध तैयार हो रहा है, वो इंडिकेट होता है x की दिशा में। तो एक गुणक के रूप में इसको हम स्मॉल a, फिर y की दिशा में स्मॉल b और ये z की दिशा में स्मॉल c से इसको इंडिकेट करते हैं। मिलर निर्देशांक निकलेगा कैसे, तो a, b और c ये जो तीनों है, यह क्या है, गुणक के रूप में है, जो इंटरसेप्ट्स कहलाता है। गुणक के रूप में इंटरसेप्ट्स है, x की दिशा में इंटरसेप्ट्स, y की दिशा में इंटरसेप्ट्स और z की दिशा में इंटरसेप्ट्स को ABC इंडिकेट कर। मिलर निर्देशांक जब भी निकाला जाता है तो इंटरसेप्ट्स की सहायता से निकलेगा, और यह इंटरसेप्ट्स OA अपॉन A, फिर OB अपॉन B, OC अपॉन C के रूप में जाना जाए। सापेक्ष ज्ञात किया जाता है इंटरसेप्ट्स को OA के सापेक्ष। तो x की दिशा में OA अपॉन B, तो सबसे पहले मैं मिलर निर्देशांक क्या है इसकी परिभाषा स्पष्ट करूंगा। क्रिस्टल के तल, यानी क्रिस्टल तल के दिशा विन्यास को सरल संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। ये सरल संख्याएं मिलर निर्देशांक कहलाती है। ये संख्याएं सरल होती है, अर्थात पूर्ण संख्या होगी,
अपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो मिलर निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहली बात है इंटरसेप्ट्स ज्ञात किए जाते हैं। इंटरसेप्ट्स ज्ञात किए जाते हैं। अब ये इंटरसेप्ट्स है क्या? तो x की दिशा में, y की दिशा में या z की दिशा में तल को निरूपित करने वाला अंतःखंड x, y, z की दिशा में तल को निरूपित करने वाला ये अंतःखंड या अवरोध ये क्रमशः अवरोध अब x की दिशा में जो अवरोध है OA अपॉन A, फिर OB अपॉन B, OC अपॉन C। अब इन अंतःखंडों का रेसिप्रोकल ज्ञात किया जाता है। अंतःखंडों का रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल विलोम, इसका विलोम क्या होगा? तो A अपॉन OA यहां से, फिर यहां से B अपॉन OB और C अपॉन OC। इस तरह जो संख्या प्राप्त होती है यह संख्या पूर्णांक में होनी चाहिए, सरल संख्या होनी चाहिए। सरल संख्या नहीं होती है तो न्यूनतम गुणक का हम उपयोग करते हैं और उसको सरल संख्या में बदलते हैं। ये तीसरी स्थिति इसमें बनती है इन संख्याओं को पूर्णांक या सरल संख्या होनी चाहिए। यदि नहीं होती है तो क्या करना होता है कि न्यूनतम संख्या से गुणा कर, न्यूनतम संख्या से गुणा कर पूर्णांक बनाया जाता है। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी A बाय OA जो मिला, A बाय OA जो मिलता है ये H है, और फिर B बाय OB जो मिलता है वो K है, और फिर C बाय OC जो मिलता है वो L से उसको निरूपित किया है। तो HKL, ये HKL जो है यही मिलर निर्देशांक है। इसी HKL को, H, K और L को मिलर निर्देशांक के रूप में जाना जाता है, जहां H भी सरल संख्या होगी, K भी सरल संख्या होगी और
L भी सरल संख्या हो। अब इसमें जो 4 पॉइंट्स हैं मिलर निर्देशांक, इसी के द्वारा निकलेगा। पहला है इंटरसेप्ट्स ज्ञात किए जाते हैं। एक्स वाई जेड की दिशा में तल को निरूपित करने वाला अंतःखंड यानी अवरोध ज्ञात किए जाते हैं। वो एक्स की दिशा में OA बटे A, OB बटे B और OC बटे C से ज्ञात हो गया। इंटरसेप्ट से निकाला गया। ये मैथमेटिक्स की बात है। इंटरसेप्ट जब भी निकलता है तो वो सापेक्ष निकलता है। तो OA बटे A, OB बटे B और OC बटे C। फिर इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल ज्ञात किए जाते हैं। तो ये A बाय OA, B बाय OB, यहाँ जस्ट इससे उल्टा हो गया। अब इस प्रकार जो संख्या मिली है, इन संख्याओं को पूर्णांक या सरल संख्या होनी चाहिए। यदि ये संख्या सरल संख्या है या पूर्णांक में है तो यही H के L का मान हो जाएगा, और यदि नहीं है तो हम न्यूनतम संख्या से गुना कर इसको पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेंगे, सरल संख्या। चूंकि मिलर इंडिसेस बताता है कि हमेशा जो पॉइंट्स होंगे वो सरल संख्या हो। जो बिंदु निर्देशित किया जाएगा जिस चर मान की सहायता से, वह चर मान हमेशा सिंपल नंबर होनी चाहिए। सिंपल नंबर करने के लिए ही न्यूनतम संख्या से गुना किया जाता है। अब जब भी पैरेलल कोई लाइन गुजरती है तो उसमें इन्फिनाइट वैल्यू आने लगता है। पैरेलल लाइन जो होती है, वो पैरेलल लाइन में दिशा विन्यास जब ज्ञात किया जाता है तो उसकी जो दिशा होती है वो हमेशा इन्फिनाइट बताता है। इन्फिनाइट क्यों बताता है? इसलिए कि एंड पॉइंट उसका निकट में कहीं नहीं होगा, बहुत दूर होगा। तो ये एक H का वैल्यू जैसे ये आता है, यहां A बाय OA यानी इन्फिनाइट आ गया। A बाय OA का मान, A बाय OA का वैल्यू ये इन्फिनाइट इंडिकेट हो रहा है। इसको हम लिखते हैं समानांतर दिशा विन्यास के लिए जो गुणक होता है, पहला गुणक जो होगा यानी A का जो वैल्यू हो जाता है वो ऐसे होगा। तब हम निकालने लगेंगे 1 बाय A, तो 1 बाय इन्फिनाइट, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां A बाय OA, OA तो हमेशा दिशा बताता है, OA तो कोई नंबर नहीं बताता है। ये उल्टा हो गया, तो इसका वैल्यू कितना है? 0, जो किसका मान होगा? H का। X की दिशा, Y की दिशा और ये Z की दिशा है। X, Y और ये Z की दिशा को इंडिकेट कर रहे हैं। यदि यहां से यहां तक का वैल्यू A का मान यदि 1 हो, फिर यहां ये ऐसे था, ये और B का वैल्यू यदि 2 हो और C का वैल्यू यदि 3, तो फिर H का मान जो होगा
वो 1/a होगा, 1/a। ये 1/a जो हुआ, a का मान 1 है, इसलिए h का वैल्यू 1। दूसरा है b/ob, जो k का मान b/ob। अब यहां अपोजिट हम करते हैं, इसको बदलते हैं। ये 3 था तो उल्टा हो जाएगा। ये 3 होने के कारण b का वैल्यू चूंकि 3 है और यहाँ उल्टा होना आवश्यक होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल। तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, 1/b होगा, तो 1/3k का वैल्यू हो गया। और फिर l का वैल्यू इसी तरह 1/c होगा, तो 3, b का वैल्यू 2 था और c का वैल्यू 3 है। तो h का मान, यहां h का मान 1 है, h का मान 1 हो गया, k का मान हाफ हो गया, l का मान 1/3 हो गया। 1 हाफ और 1/3। तो इसमें बताया जाता है ये सरल संख्या होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, जो यहां पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है तो हम तुरंत पूर्णांक में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो h पूर्णांक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पूर्णांक, यहाँ देखते हैं ये 1 है, ये 1/2 है, यहाँ 1/3 है, तो नीचे 3 और यहाँ 2 का एलसीएम जो होगा वो 6 होगा। न्यूनतम संख्या तो वही होगी, तो 6 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें हम 6 से गुना करते हैं, तो इसके आधार पर हाफ में 6 से गुना करना। ये तो पूर्णांक में है ही, 1 तो पूर्णांक हो गया। अब हम 1/2 है तो इसमें हम 6 से गुना कर दिए, और 1/3 है, इसमें भी हम 6 से गुना कर दिए। ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1, 3 और 2, ये मिलर निर्देशांक निकला। अब इस मिलर निर्देशांक की सहायता से तल जो होते हैं, ये x तल है, ये y तल है और ये z तल है। x तल, y तल और z तल, इसके बीच की दूरी निकालने के लिए फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है, दूरी निकालना है। यदि ये दूरी, तो दूरी को सूचित किससे करते हैं? d से। D110 या यहां से D132, इसका मतलब क्या है कि x की दिशा में 1, y की दिशा में 3, z की दिशा में 2। अब यहां लिखते हैं a/1² + 3² + 2² ओवर रूट, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है d का फॉर्मूला h k l की दिशा। h पहला निर्देशांक, k दूसरा निर्देशांक, l तीसरा निर्देशांक। तो इसका फॉर्मूला है a/h² k² l², यानी a जो गुणक है उसमें इसके पूरे मॉडुलस वैल्यू से डिवीजन होता है, तब उसकी दूरी निकलती है। DHKL, ये मिलर इंडिसेस का वैल्यू, मिलर इंडिसेस की सहायता से D का वैल्यू इस तरह निकलता है। इसी तरह जब लिखा हुआ रहेगा जैसे D111, इसका मतलब क्या है कि h का मान 1, k का मान 1 और l का भी मान, तो हम यहाँ a/1² + 1² ओवर रूट, फिर रहेगा D121, तो a 1² 2²
1/√। इस तरह दूरी ज्ञात हो जाती है। अब इकाई सेल के प्राचाल के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। इकाई सेल का जो प्राचाल होता है, अक्षीय दूरी, एक्सियल डिस्टेंस, ये एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी, एक्स की दिशा में, वाई की दिशा में, जेड की दिशा में। क्रिस्टल जब भी होता है 3 डायमेंशनल है, तो वहां 3 डायमेंशनल एक्स की दिशा में, वाई की दिशा में और जेड की दिशा में जो दूरी है उसको अक्षीय दूरी के नाम से जाना जाएगा। इकाई सेल का प्राचाल, प्राचाल पारामीटर, प्राचाल का तात्पर्य हो गया पारामीटर। तो पारा शब्द का होता है अर्थ लिटिल, छोटा, वह माप जो बहुत छोटा हो। तो सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि इकाई सेल दिखाई नहीं पड़ती, यानी क्रिस्टल दिखाई नहीं पड़ता। ठोस के अंदर जो उसकी व्यवस्था होती है वह आसानी से दिखने योग्य भी नहीं है, तो उसमें नापना भी संभव नहीं है। तो वो लोअर वैल्यू है, बहुत माइक्रो लेवल पर उसके लंबाई को मापा जाएगा। तो इसमें इकाई सेल का प्राचाल पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें दो चीजें आती है। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल दो तरह के होते हैं। एक तो एक्सियल लेंथ होता है और एक एक्सियल एंगल होता है। अक्षीय दूरी और यह अक्षीय कोण। अक्षीय दूरी ए से बी से सी से सूचित होता है। अक्षीय कोण अल्फा, बीटा, गामा से सूचित किया जाए। तो किसी इकाई सेल में जो भुजा की दूरी होती है, जो उसमें भुजाओं का निर्माण होता है ए बी सी, तो ये ए बी सी अक्षीय दूरी है। अल्फा, बीटा, गामा अक्षीय कोण को निरूपित करता है। इसके आधार पर, यानी पैरामीटर के आधार पर दोनों में क्या, तीनों में क्या रिलेशन है, बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, ये 90 डिग्री होगा या ये 90 डिग्री नहीं होगा, या सब 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा या 90 डिग्री से छोटा होगा। इन तमाम तथ्यों के आधार पर, यानी पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 7 वर्गों में बांटा गया, जिसको 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जाना जाता। और बाद में 1848 ईस्वी में ब्रेविस ने फिर उसका एनालिसिस किया और उसको 14 तरह से निरूपित करने का प्रयास किया। तो ब्रेविस क्रिस्टल 14 होते हैं और सामान्य क्रिस्टल की जो संख्या होती है वो 7 होता है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है? 7 क्रिस्टल सिस्टम में अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के आधार पर 7 तरह के क्रिस्टल की जानकारी दी गई। यह अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण पैरामीटर को इंडिकेट करता है, प्राचाल है, ये सूक्ष्म माप है। इसमें आपको यह जानना है कि जब तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण 90 डिग्री हो, तो निश्चित रूप से वो घनाकार होगा। और जब घनाकार होगा तो जितने सारे आयनिक क्रिस्टल होंगे वो सारे आयनिक क्रिस्टल इसी के अंतर्गत आता है। अक्षीय दूरी बराबर और तीनों अक्षीय कोण 90 डिग्री हो तो वो घनाकार हो गया। और जब दो अक्षीय दूरी ए और बी बराबर होते हैं और
तीसरे के वो बराबर नहीं होंगे, लेकिन तीनों कोण 90 डिग्री हो जाता है तो वह चतुष्कोणीय यानी टेट्रागोनल क्रिस्टल का निर्माण करता है। टिन ऑक्साइड जैसे जो यौगिक है इसके उदाहरण ऑर्थोरोम्बिक में आता है कि तीनों भुजाएं विषम, यहाँ शब्द विषम है, ऑर्थो शब्द का अर्थ होता है विषम, तो तीनों अक्षीय कोण अलग अलग है, ए बी और सी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तभी तो इसका नाम ऑर्थो पड़ा। ऑर्थो का अलग, ये तीनों अक्षीय दूरी अलग अलग है परंतु अक्षीय कोण 90 डिग्री ही है। इसके अंतर्गत कैल्शियम कार्बोनेट और ये अन्य गंधक आते हैं। मोनोक्लिनिक है, एक नताक्ष में होगा कि दो कोण 90 डिग्री होंगे लेकिन एक कोण 90 डिग्री नहीं है, यानी अल्फा और गामा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, बीटा का मान 90 डिग्री नहीं होगा। याद रखना होगा मोनोक्लिनिक सल्फर में बीटा एंगल का मान नेवर इक्वल टू 90 डिग्री होता है, कभी भी 90 डिग्री के बराबर बीटा का मान नहीं होगा। बीटा का मान 90 डिग्री नहीं होना यही मोनोक्लिनिक को स्पष्ट करता है, और मोनोक्लिनिक है वो ऑर्थोरोम्बिक शेप में ही रहेगा। ऑर्थोरोम्बिक शेप में मोनोक्लिनिक आ गया, यानी ऑर्थोरोम्बिक है तो तीनों भुजाएं कभी बराबर नहीं होगी, यानी अक्षीय दूरी कभी बराबर नहीं होगी। इसके अंतर्गत एक नताक्ष गंधक आते हैं जो गंधक के अपरूप हैं। ट्राइक्लिनिक के अंतर्गत ट्राइक्लिनिक में है कि कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होगा, तीनों में से कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ज्यादा यही इसी से याद रखना है, अल्फा बीटा और गामा ये तीनों अक्षीय कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं और ये ऑर्थोरोम्बिक सेक्शन में आएगा, विषम अक्षीय दूरी होगी। अल्फा बीटा ये ए बी और सी का मान कभी बराबर नहीं हो रहा है। हेक्सागोनल में गामा का मान 120 डिग्री है, यही इसको याद रखने में मदद करेगा। दो भुजाएं यानी दो अक्षीय दूरी बराबर होगी, तीसरे के बराबर नहीं होगी। रोम्बोहेड्रल जो होता है, यहाँ रोम्बोहेड्रल में समचतुर्भुज यानी अल्फा बीटा और गामा ये तीनों आपस में बराबर होगा लेकिन कभी 90 डिग्री नहीं होगा। सब 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, यानी अन्य हो सकता है, 90 डिग्री को छोड़कर होगा। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे लेकिन कभी भी 90 डिग्री अक्षीय कोण नहीं होंगे और अक्षीय दूरी तीनों बराबर होंगे। ये रोम्बोहेड्रल है। डिटेल रूप से और बाद में कभी क्लास जब चालू होगा तो बता दिया जाएगा। अभी तत्काल आप इसको बना लें और याद कर लें, और ये भी जान लें 1848 ईस्वी में ब्रैविस ने इस क्रिस्टल सिस्टम को और अधिक बड़ा करने का प्रयास किया और ज्यादा इसका एनालिसिस हुआ, विश्लेषण हुआ और इसके आधार पर इसके जो दिशा विन्यास है इसको और अधिक आगे बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया। इसके आधार पर ब्रेविस क्रिस्टल यानी इनके ही नाम के आधार पर इनके सम्मान में ब्रेविस क्रिस्टल सिस्टम सामने आया, जिसमें 14 तरह के क्रिस्टल की जानकारी दी गई। धन्यवाद।